जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज क्लास 10th की मैथ्स में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 5 के बाद मैं 7 करा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 6 स्किप कर रखा है, उसे हम बाद में करेंगे। एक दो फॉर्मूले जब मैं प्रूफ उनका कराऊंगा तो वहाँ चैप्टर नंबर 6 की एक दो बात यूज होने वाली है, उसको मैं साथ साथ वहीं बता दूंगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो मैं इसको आज की क्लास में हम इसकी बेसिक जानने की बात करते हैं, क्योंकि कई बार होता है पीछे की क्लासों में पढ़ी हुई चीज़ें हमको याद नहीं रहती और वो आगे जब क्वेश्चन में उसका यूज होता है फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ बात को समझाने की, ध्यान से समझना है। देखो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, x और y। ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है, y डैश होता है। इतनी बात क्लियर है? ध्यान से समझते हुए एक एक बात को चलना। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और यहाँ पर जो एक पॉइंट है, यहाँ पर जो हमारे पास में है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। इसको हम हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं और ये है ओरिजिन पॉइंट। हाँ या ना भाई? अब देखना आगे की ओर हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारे पास ये मूल बिंदु। अब देखना, पहली बात, इधर जो x अक्ष होता है ये पॉजिटिव वाला होता है, इधर जो y होता है, इधर जो x होता है नेगेटिव, इधर जो y होता है नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं हम इसको? पहला चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको भाई? थर्ड क्वाड्रेंट। और इस वाले को हम बोलते हैं क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं भाई। इतनी बात क्लियर होगी सबकी? आगे की ओर बात करते हैं, ध्यान से देखना। पहले क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास कोई पॉइंट होता है, हिंदी में सबको सेम बोलते हैं। हाँ, सब सेम बोलेंगे। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट यही तो है। एक जगह डॉग माने कुत्ता लिखूं तो 10-12 डॉग लिख दूंगा तो होगा सबका कुत्ता ही मतलब। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट को बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, एक चीज मैं और अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जहां भी मैं कहूंगा कोऑर्डिनेट तो इसका मतलब होता है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है, देखो क्या, अगर निर्देशांक को तोड़ के पढ़ोगे ना तो दो शब्द निकलेंगे। पहला शब्द होगा निर्देश और दूसरा शब्द होगा अंक। यानी एक ऐसा अंक जो ये निर्देश करता है कि उस पॉइंट की पोजीशन कहां पर है। समझ में बात आ रही है? एक ऐसे अंक की या एक ऐसे डिजिट की हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो पॉइंट जो है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है या किस कोऑर्डिनेट में उसकी पोजीशन कहां पर है, उसे हम बोलेंगे निर्देशांक। अब ध्यान से देखना, जो पहले कोऑर्डिनेट में अगर पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है या उसकी हमें साइन बताने, तो कैसे बताएंगे? देखना, पहले कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट आएगा वो किन दो से मिलकर के बन रहा होगा? इससे मिलकर के बनेगा और इससे। y और x ये दोनों ही मिलकर के तो पहला क्वाड्रेंट बना रहे हैं। और y जब x लिखेंगे तो x लिखने के लिए हमें क्या कौन से वाले साइन चाहिए? पॉजिटिव। ये वाला x तो पॉजिटिव ही होता है और ये वाला y कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसको भी हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, सेकेंड बन किससे रहा है? इससे बन रहा है और इससे बन रहा है। और हमेशा इस एक बात को तो हमेशा याद रखना। देखना, कौन सी बात याद रखना? यहाँ मैं नोट करके लिख रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट को हम x, y लिखते हैं। x, y लिखने का मतलब है पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। x जो भी है, जितना भी है, तो पहले तो x लिखोगे, बाद में y लिखेंगे। ठीक है, अब देखना, मैं दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो दूसरा क्वाड्रेंट बन किस से रहा है? इससे और इससे। तो मतलब यही तो दूसरा क्वाड्रेंट है। इस दूसरे क्वाड्रेंट के लिए x कैसा होना चाहिए? माइनस। तो यहां पर जो भी पॉइंट आएगा वो पहला तो माइनस x और माइनस कॉमा। बात पकड़ में आ रही है? तीसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखो, x भी माइनस, y भी माइनस, कौन सा हो जाएगा? माइनस माइनस। इसकी बात करेंगे तो प्लस कॉमा माइनस। बात इतनी पकड़ में आई कि इन चारों ही क्वाड्रेंट में किस तरह से अगर पॉइंट, जैसे मैं बात करूं कि अगर मुझे 4,-7 चाहिए तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? प्लस माइनस इसमें है, कौन से में होना चाहिए?
चतुर्थ चतुर्थांश में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात पकड़ में आ रही है इतनी? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। फटाफट बोलो भाई, क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट को हिंदी में मैंने बता ही दिया है, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं निर्देशांक। इन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि निर्देशांक क्या है, चतुर्थांश क्या है। कई बार लगता है कि यार सब एक ही जैसे नाम चल रहे हैं ना, सब अलग अलग हैं। निर्देशांक का मतलब है कि उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, एक्स कॉमा वाई। और हम सबसे पहला काम हमें क्या करना है? एक्स लिखना है, फिर हमें वाई लिखना है। एक्स अगर नहीं है तो वो धीरे धीरे मैं सारी बातें बताऊंगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखना ध्यान से। दूसरी बात मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, इस लाइन की, ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बता सकता है कोई? क्या इस वाली लाइन पर कहीं भी बाई आएगा? इस लाइन पर कहीं भी बाई आएगा? तो बाई आएगा ही नहीं, मतलब जो भी आएगा सब तो सब एक्स आएगा। तो कहने का मतलब है जब मैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस निकालूंगा तो वो होती है बाई इक्वल टू 0। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, इन्हीं पे क्वेश्चन बनाएगा। जब भी कहीं पे ये लिखा आ जाए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष की बात करेंगे तो उस पर बाई अक्ष तो आएगा ही नहीं। और जब बाई अक्ष है ही नहीं तो मतलब बाई की वैल्यू 0 ही तो होगी। तो बाई बराबर 0 किसका समीकरण होता है? एक्स अक्ष का। अब मैं यही बात अगर करूं कि इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, बाई अक्ष का समीकरण क्या होना चाहिए? बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है नहीं ठीक है? अब ध्यान से देखना, दो इक्वेशन और, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक्स अक्ष के समांतर हो। पैरेलल का हिंदी मतलब क्या होता है? समांतर। हिंदी वाले भाई बहन इसको ऐसे समझ लेंगे कि उस रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष के समांतर है। अब ध्यान से देखना, बहुत आसान है, यही तो रहा है एक्स अक्ष, है नहीं? इस रेखा के समांतर एक लाइन मुझे बनानी है। और समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन किन्हें कहते हैं? ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, यानी कांस्टेंट रहे, कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जैसे एक लाइन ये और एक लाइन ये, तुम इन दोनों लाइनों को खींचते खींचते पृथ्वी के पार निकल जाओगे, लेकिन इनकी डिस्टेंस कभी आपस में ना कम कर पाओगे ना ज़्यादा, ये फिक्स रहने वाली है। और यही बात होती है कि यही वजह होती है कि जो पैरेलल लाइन है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहने। भाई ट्रेन की पटरियां हैं, आगे जाके वो अलग बात है, दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों पटरियां एक ऐसे समांतर रहती हैं, कभी कट करते हुए दिखती हैं। वैसे ही लगभग पैरेलल लाइंस होती हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एक ऐसी लाइन बनाना चाह रहे हैं जो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो ये रहा एक्स एक्स, है नहीं है? इसके पैरेलल देखो मैंने एक लाइन ये खींच दी। अब मुझे इस लाइन की बनानी है क्या? इक्वेशन। क्या बनानी है इसकी? इक्वेशन। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। सिंपल सी बात पकड़ो, क्या ये लाइन कहीं भी एक्स अक्ष को कट कर रही है? नहीं कर रही है। किसको कट कर रही है? और कहां पर कट कर रही है? कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर बाई को कट किया जा रहा है, यहां बना दोगे तो यहां कट करेगी। कोई कहेगा ना हम थोड़ा ऊपर से बनाएंगे, ऊपर से बना लो। कोई कहेगा ना हम यहां से बनाएंगे, यहां से। मतलब कहीं भी एक ऐसी लाइन खींच दो जो एक्स के पैरेलल है, यानी एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो मतलब वो बाई अक्ष को कहीं ना कहीं तो किसी पॉइंट पर कट करेगी। अगर मान के चलो यहां पर बाई की ऐसी करके तो खाने बनाते थे 1 2 3 4 5 6, अगर यहां पर 1 होगा तो उसने 1 पे कट कर दिया, यहां 3 था तो मान लो 3 पे कट कर दिया, यहां 4 है तो 4 पे। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे। हम किस किस पॉइंट की बात करेंगे? तो हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट? की बाई इज इक्वल टू ए। ए एक ऐसा पॉइंट है जो बाई अक्ष पर है, और ए एक ऐसा पॉइंट है जो बाई अक्ष पर है। और अगर ए की वैल्यू 1 लोगे तो यहां मिल जाएगा, 2 लोगे यहां मिल जाएगा, 15 20 100 1000 जितना भी लेना है वो उसी हिसाब से बाई पे वो वाला पॉइंट पकड़ो और उस पॉइंट के सीधे उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, तो वो जो भी लाइन आएगी वो एक्स अक्ष के पैरेलल होगी। इतनी बात पकड़ में आई? एक एक बात को समझना भाई कि अगर एक्स अक्ष के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? बाई इक्वल टू ए। पकड़ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। सेम काम, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू बाई अक्ष।
जो किसके पैरेलल होनी चाहिए, बाई के। अब देखो बाई के पैरेलल अगर हमें लाइन बनानी है तो यही तो बाई है, तो मुझे लाइन ऐसे ही तो खींचनी पड़ेगी, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, ये सारी लाइन बाई के पैरेलल है। तो जब ये सारी लाइन बाई के पैरेलल हैं तो ये एक्स को किसी ना किसी पॉइंट पर तो कट कर रही हैं, यहाँ 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 कहीं ना कहीं तो कट कर रही हैं, तो किसी पॉइंट पर कट करने की वजह से इनकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू ए। बात पकड़ में आई नहीं? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, बाई एक्सिस x इक्वल टू 0, बाई के पैरेलल लाइन x इज इक्वल टू ए, x के पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू ए। बात पकड़ में आई नहीं? ठीक है नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं आगे क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं आगे ये बताने जा रहा हूं कि एक पॉइंट, ध्यान से समझना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक ऐसे पॉइंट की हमें बात करनी है जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, एक्स पर है, सिर्फ एक्स पर है, बाई पर नहीं है। तो अगर एक्स पर है तो एक्स, देखो ध्यान से समझना, एक्स यही तो पूरा है। अगर x पूरा यही है तो हो सकता है पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन होगा कहाँ पर, x पर, y पर तो है ही नहीं। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ x की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ x पर तो y 0 होता है, होता है, 0 नहीं होता है। सिर्फ x की बात करेंगे वहां पर y 0 होगा, सिर्फ बात किसकी करी जाएगी, x की। तो x अक्ष पर अगर मैं यहाँ पर देखो, मैं कह रहा हूं ये ऐसे करके ही तो खाने बनाते थे 1 2 3 4 करके, मैं कह रहा हूं ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट की अगर वैल्यू 5 है तो 5 है ना इसकी पॉइंट की वैल्यू, तो यहाँ x की वजह से तो 5 आ जाएगा। और क्या इस वाले पॉइंट पर y है, नहीं है, तो मतलब y की जगह 0 आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ मुझे पॉइंट यहाँ लेना है और यहाँ माइनस का 6 था, ऐसे खाने बनाते हुए आओगे नहीं आओगे, -6, और मैं कहूँ बताओ ये वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, तो कहोगे पहले x लिखो, x लिख दिया, फिर कहो y लिखो, तो हम कहेंगे y तो इस पर है ही नहीं, तो y हो जाएगा 0। समझ पाए? जो पॉइंट सीधे सीधे x अक्ष पर होगा वहां y हमेशा 0 लिया जाता है। और ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चनों में इसकी पड़ेगी जरूरत। वहां सीधे कहेगा कि पॉइंट सिचुएटेड ऑन x एक्सिस, और जैसे ही उसने कह दिया ना कि पॉइंट x अक्ष पर है, तुरंत अपने दिमाग में ये इमेज बना लो कि अगर पॉइंट x पर है तो y 0 रखना है, और वहां हम सीधे सीधे y की वैल्यू 0 रख के आंसर निकाल लिया करेंगे। तो अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या x, 0 नहीं होने चाहिए, यानी उसमें सिर्फ x की ही बात होगी, y की बात होगी नहीं। आगे इसी तरह पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्स पर है तो उसमें x 0 होना चाहिए, और सीधे सीधे उस पर क्या होगा, y होगा। यानी अगर y पर है तो y होगा, x पर है तो x होगा, x पर है तो y 0, और y पर है तो x 0। क्या इन 6 पॉइंट को समझा पाने की मैं कोशिश कर पाया? बात पकड़ में आई थोड़ी बहुत? नहीं, लिख लो इन्हें, लिख लो, समझ लो, कोई दिक्कत आती है तो फटाफट पूछो। देखो भाई सुनो, इतनी बातें तो हमारी हो गई। अब आगे मैं एक नया पॉइंट हम बताने की कर रहे हैं कोशिश। देखो पॉइंट ये है, ये हो गए कार्तीय तल, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इसको। ध्यान से देखना, बात नहीं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश और वाई डैश, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि इसमें भी पॉइंट कहीं हो सकता है, इसमें कहीं हो सकता है, इसमें कहीं, इसमें कहीं। अब मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट मान के चलो इसमें है, ध्यान से देखना, इस पर एक पॉइंट है P, और यहां एक पॉइंट मान के चलो Q। इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x मान लो 2 और y मान लो 3, और इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, 4 मान लो x और y मान लो तुम 6। ठीक है नहीं? ठीक है, मान ले रहे हैं भाई, 2 पॉइंट अगर इस सिस्टम में सेट हैं तो जाहिर सी बात है उनके कोई ना कोई तो निर्देशांक होंगे ही होंगे। अब हमें नहीं पता क्या है तो हम अपनी तरफ से मान लिए। कोई कह रहा है यही क्यों मान रहे हो, हमारी तो 4 और 6 से दुश्मनी है, मत मानो भाई, तुम 5 और 7 मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। बात क्लियर है? नहीं, कुछ भी मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखना, ये दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर तो हैं। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच की यही डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करी जाएगी, इस बात को हम करेंगे सीखने की कोशिश। ठीक है नहीं? ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से इसको नीचे की ओर मिला दूं, एक तो फॉर्मूला सीख जाओगे और दूसरा इसमें से बहुत सारी बेसिक बातें सीख जाओगे। इधर ही सोचते रहना। मैं अगर इससे यहां नीचे की ओर मिला दूं तो अगर कोई पॉइंट 2,3 है तो इस बात का मतलब क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू यहां से यहां तक 2 ही तो होगी। अगर कोई पॉइंट यहां पर 3 आ रहा है y में तो इस बात का मतलब यही तो है कि y यहां से यहां तक कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो 2x का
3 बाई का, और जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में कट हुए उसी पॉइंट को हमने 2 और 3 कह दिया। इतनी बात समझ गए। अगर ये 5 है तो जब तुम इसको ऐसे नीचे की ओर मिलाओगे तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो 5 है, और अगर ये 7 है तो यहां से यहां तक की ही तो डिस्टेंस 7 है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां तक है 2, यहां से यहां तक है 5। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि अगर इतना 2 है और इतना ये है तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये वाली। देखो पूरी थी 5 में से 2 हटा दोगे तो कितना बच जाएगा, यही तो बचेगा डिस्टेंस इतनी। और ये डिस्टेंस पूरी है यहां से यहां तक 7, इतनी है हमारे पास में कितनी, ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास 3। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए कौन सी, ये इतनी डिस्टेंस, सिर्फ यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये यहां तक की। देखो पूरी डिस्टेंस में से इतने में से इतना हटा दो तो ऊपर का ही तो बचेगा, और ये ऊपर वाला ही हिस्सा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 4। इतनी बात पकड़ में आई। अब मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट से यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है टी। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। किसी का नाम अगर कोच कुछ भी है तो अपने नाम का पहला लेटर लिख लो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, जो तुम्हें पसंद आया। अब ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस अगर 3 है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो, और ये परपेंडिकुलर भी है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही होना चाहिए। अगर इतना 4 है और इसको आगे की ओर बढ़ाओगे तो यहां से, यानी अगर पॉइंट Q तुम्हारा 5,7 था तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी, 4 होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, ट्राइंगल PQT, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाँ या ना। अरे पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हो जब मैंने ट्रिपलेट बताया हुआ है। मैंने ट्रिपलेट बताया है कि अगर किसी ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर आपस में 3 और 4 है तो उसका हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए, 5। तो इसकी हाइट कितनी निकल गई, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितनी निकल करके आई, 5। अब एक बात तुमने ये नहीं देखी कि यार डिस्टेंस 5 निकालने में बड़ा झमेला करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अब ध्यान से समझ, लिखो मत अभी, सिर्फ समझते रहो। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। डिस्टेंस निकालने का पहला तरीका मैंने बता दिया, डिस्टेंस निकालने का अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। कैसा, ध्यान से देखना। डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है D फॉर डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से समझो इधर, D इज इक्वल टू x2, ये पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। ये दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो हमें क्या करना है, x2 पकड़ना है। x2 का काम कौन करेगा, 5 में से हमें कितना माइनस कर देना है, x2 माइनस x1। 5 में से हमें 2 को माइनस करके इसका स्क्वायर कर देना है। y2 कितना है, 7 में से किसको माइनस करना है, 3 को। 7 में से 3 को माइनस करके इसका स्क्वायर कर देना है। यहां देखो कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस इतना कितना होता है 25, और 25 का जो अंडर रूट होता है वही तो 5 होता है। दूसरा तरीका निकल गया। डिस्टेंस निकालने का सीधे तरीका मिला, नहीं मिला। x1 पकड़ना है, x2 पकड़ना है, y1 पकड़ना है, y2 पकड़ना है, सीधे वैल्यू रखना है, काट पीट के आंसर। यहां हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि ये इतना चले तो इतना, इतना चले तो इतना। बात पकड़ में आ रही है। अब ये तरीका कहां से आया वो समझाने की मैं कोशिश करता हूं। नजरें गति बोर्ड पे रखना, ध्यान से देखना। मान के चलो हमारे पास 2 पॉइंट है, फॉर्मूला यही है, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि आखिरकार इस फॉर्मूले का जन्म कहां से हुआ, ये आया कहां से। ठीक है, तो बेशक अगर प्रूफ ना भी समझ में आया तो इतनी देर 5 मिनट दिमाग में ये तो चलता ही रहेगा कि हम करना ये चाह रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करना चाह रहे। देखो ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x डैश, और ये रहा हमारे पास y डैश। इसमें मैंने 2 पॉइंट पकड़ लिए। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ये रहा मेरा पॉइंट P, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1, y1। यही तो हमने भी वहां पर किया था। वहां नंबर थे, डिजिट थी, 2 5 7 3 कुछ करके। यहां हमने क्या, फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे, x1 y1। यहां पॉइंट मान लिया Q, इसका कितना हो जाएगा, x2, y2।
कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब वही पुराना काम करना, ध्यान से देखना इधर कतई। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर ये इसको मैं यहाँ से इस तरह से मिला दूँ तो इतनी डिस्टेंस ही तो x1 है। अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से मिला दूंगा तो इतनी ही तो डिस्टेंस हमारे पास में क्या बन जाएगी, यही तो डिस्टेंस हमारे पास x2 बनेगी नहीं बनेगी। तो अगर ये वाली डिस्टेंस x1, ये वाली डिस्टेंस x2, तो ये बीच वाली है ये कितनी होनी चाहिए, x2 माइनस x1 होनी चाहिए। इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, ये कितना था 5, 5 में से कितना घटा दो 2, कितना बचेगा 3। तो बड़ा वाला कितना था x2, छोटा वाला कितना है x1, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो x2 माइनस x1। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब ध्यान से देखना, इतनी डिस्टेंस हमारे पास क्या है y1 है नहीं, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है y2। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यहां से यहां तक y2 माइनस y1। कोई दिक्कत, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये है कि इन दोनों ही पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यही तो निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं और परपेंडिकुलर मिल रहा है t पर, यही तो बात पकड़ी हमने। और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस बात का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये वाली डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 होनी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस भी y2 माइनस y1 होनी चाहिए। कोई दिक्कत, हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, यही तो निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल कौन सा PTQ, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल में देखो क्या होने वाला है, PQ का स्क्वायर, पाइथागोरस लगानी है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा PT का स्क्वायर, हाँ या ना, और प्लस QT का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PQ की वैल्यू कितनी है D का स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए, इज इक्वल टू PT की वैल्यू हमारे पास कितनी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस QT की वैल्यू हमारे पास कितनी है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें तो D चाहिए ना, इनके बीच की डिस्टेंस D है। तो अगर D के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जितनी भी क्वांटिटी है सबके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही तो फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना है, यही तो है। तो ये जो D है, ये D को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और जो पॉइंट हमने अपने केस में लिए उसमें पहला है P और दूसरा है Q। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो, एक बात और सुन लो इधर, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो, D इक्वल टू x2 माइनस x1 है ना, मैं इसको अगर x1 माइनस x2 करूंगा और इसको अगर मैं y1 माइनस y2 का स्क्वायर करूंगा तब भी बात हमारे पास सेम ही आने वाली है। क्यों? ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा है, ऐसे देखो, इधर देखो, अभी हमने 5 में से 2 घटाया, मैं अगर 2 में से 5 घटा दूं तो x1 माइनस x2 इसको पलट के लिखूंगा तो 2 में से 5 घटाना पड़ेगा, और यहाँ y1 माइनस y2 पलट के लिखूंगा तो y1 की वैल्यू 3 में से 7 घटाना पड़ेगा। तो 2 में से 5 जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 ही आता है। माइनस के नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे -2 का स्क्वायर करना है तो -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 आएंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा। तो -3 का स्क्वायर 9, 3 में से 7 जाएगा -4, -4 का स्क्वायर प्लस 16, आंसर तो इतना ही आने वाला है। तो मतलब हमने क्या सीखा, सुनो ध्यान से, चाहो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला। या दूसरा तरीका क्या है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। मैं चाहता तो सीधे सीधे कहता कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, निकाल दो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको जिस तरह से एनसीईआरटी में समझाया गया है, विधिवत तरीके से समझाया। पहले एक एग्जांपल लेके समझाया, ये पॉइंट कैसे कटी, ये डिस्टेंस है कैसे निकली। उसके बाद मैंने यही चीज अलजेब्रा में लगा के दिखा दी कि अगर अलजेब्रा लगाओगे तो आखिरकार क्या होने वाला है। बात समझ में आई नहीं? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, समझ में आया? एक बार सब लोग इस फॉर्मूले को बोलेंगे।
क्लियर होगी बात इतनी नहीं? ठीक है, अब इसे लिख लो और उसके बाद जो है बात आगे बढ़ाएंगे ना। एग्जाम में कभी प्रूफ करने को नहीं आएगा फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा, बस इतनी सी बात है। देखो ये फॉर्मूला कैसे है, बात समझ में आई होगी? बाकी कोई दिक्कत किसी को? अब एक छोटा सा पॉइंट लिखना, देखो मैं चाहूं तो उसको ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन मैं उसे सिखाना चाह रहा हूं सच में। देखो मान के चलो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्स अक्ष, ये वाई, और ये एक्स डैश, सॉरी एक्स डैश ही तो हुआ, और ये हमारे पास हुआ वाई डैश। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही पॉइंट है और वो वाला पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है? P। और इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। और दूसरा पॉइंट है मेरे पास कौन सा? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0, 0। इस बात को भी याद रखना, जो अभी मैंने 6 नोट लिखवाए थे वो नोट्स में ये वाली बात मैं लिखवाना भूल गया, लेकिन इसको याद रखना। अगर कहीं पर भी कह देगा कि ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब हुआ कि उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है। 0, 0 का मतलब समझते हो क्या है? कि यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। तो हम चाहें तो x बराबर 0 लिख लेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं। y बराबर 0 रख लेंगे, कोई बुराई वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो इनके बीच की डिस्टेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे निकालेंगे? 2 तरीके। फिर यहां से इसे खींचो, खींच दिया, ये निकालो, ये निकालो, और सीधे सीधे पाइथागोरस लगा दो, आंसर आ जाएगा, जैसे अभी हमने ये वाला काम किया। ऐसे नहीं करना है तो दूसरे तरीके से देखो, मैं बता रहा हूं। d की वैल्यू तो हम जान ही चुके हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट के लिए x1 y1, दूसरे पॉइंट के लिए x2 y2। तो अगर दूसरा पॉइंट ये है और यहाँ x2 का काम कौन कर रहा है? x2 मतलब दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और x1 का मतलब पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y2 का मतलब दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y1 का मतलब पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो x2 का मतलब दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? x, और दूसरे पॉइंट का x, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? y, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो x माइनस 0 को मैं क्या लिखूंगा? x, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और y माइनस 0 y, और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। और यही हमारे क्वेश्चन का यानी आंसर हो गया। क्या? कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ओरिजिन। ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। बात पकड़ में आई? जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो। मैं कहूं मेरे पास एक पॉइंट है 4, 3, बताओ इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी? तो कुछ नहीं पकड़ना, सीधे सीधे बस ऐसे लिखो, d इक्वल टू x। भाई यही तो x y था, और x का स्क्वायर निकला, y का स्क्वायर निकला। तो अगर मुझे इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है तो मुझे x का स्क्वायर चाहिए 16, y का स्क्वायर चाहिए 9, 16 9 25, यानी 5 आएगा, नहीं आएगा? खत्म। आई बात पकड़ में? तो इस बात को भी याद रखोगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस, ये फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला ये डिस्टेंस का और एक फॉर्मूला डिस्टेंस का। ये पहला फॉर्मूला कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स हैं, और अगर इन दोनों ही पॉइंट्स में मैंने एक पॉइंट्स ले लिया ओरिजिन, तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला निकलेगा हमारे पास में ये। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? एक्सरसाइज मैंने शुरू नहीं कराई है, लेकिन घर जाके ये सारी चीजों को पढ़ना, और पढ़ने के बाद में अब देखो टेस्ट तो है ही है शनिवार को, उसकी तो तैयारी चलती रहेगी, लेकिन अब ये भी चल रहा है साथ साथ में, तो इसके लिए भी उतना समय जरूर देना घर पे, ताकि इसका रिवीजन हो सके। ऐसा नहीं कि उसमें लगे पड़े फिर ये भूल जाओगे, भाई सब निकल जाएगा दिमाग से। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? और जो तरीके या जिन तरीकों से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करो कि वही चीजें रहें। देखो एक बात और समझ लो, जो बहुत पढ़े लिखे कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात कही है कि 5 किताबों को एक एक बार पढ़ने से कई गुना बेहतर ये होता है कि एक ही किताब को 5 बार पढ़ा जाए। 5 अलग अलग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले खुद को इस लायक बना लो कि कोई एक मेथड इतना परफेक्ट हो जाए कि कुछ भी नहीं आएगा तो इस तरीके से तो निकाल ही दूंगा मैं। समझ पा रहे हो? वो एक मेथड स्कूल में भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले एक मेथड तो अपना मजबूत बना लो। जैसे मैंने अभी यही चीज को 2 मेथड से सिखाया, एक ये हो गया, एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा दिया, और इससे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दी। डिस्टेंस निकालने का एक तरीका ये, एक बेसिक तरीका। तो इन दोनों तरीकों को कर तो लो, लेकिन पहले इन्हें मजबूत करो, बाकी अगर कोई और तरीका मिल रहा है तो सीख लो।
ज्ञान अगर बढ़ेगा या नॉलेज बढ़ेगी तो कोई बुराई वाली बात थोड़ी है, लेकिन बहुत सारा बटोरने के चक्कर में किसी एक के भी ना रहो तो वहाँ बहुत बुराई वाली बात है। पकड़ में बात आ रही है नहीं? तो पहले इन तरीकों के थ्रू जाओ, ठीक है नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं बंद करते हैं, कल इसे पढ़ के आना, कोई दिक्कत रहेगी तो पूछ लेना, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।